नमस्कार। एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम चर्चा करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल रूप से अलग अलग पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो ये जो मूल रूप से पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें 7 पार्ट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। सबसे पहला जो क्षेत्राधिकार है मौलिक क्षेत्राधिकार, दूसरा न्यायिक क्षेत्राधिकार, तीसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, चौथा सलाहकारी क्षेत्राधिकार, पांचवा अभिलेख न्यायालय का अधिकार और छठा जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वो न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति उसे प्राप्त है वो है। और अन्य जो शक्तियां हैं, इसके अलावा कुछ और शक्तियां ऐसी होती हैं जिनका वर्णन अन्य शक्तियों के अंतर्गत कर दिया गया है। आइए चर्चा करते हैं एक एक करके। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार पर चर्चा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार क्या होता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार ऐसा क्षेत्राधिकार है जिसके अंदर इस प्रकार के केसों की, इस प्रकार के विवादों की सुनवाई होती है जब एक साइड में केंद्र सरकार हो और दूसरी साइड में एक या एक से अधिक राज्य हों। यदि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो हम उसे मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा और ऐसा कोई विवाद जहां एक तरफ केंद्र सरकार और कुछ राज्य हो सकते हैं, एक या एक से अधिक राज्य हो सकते हैं, दूसरी तरफ अलग तरह के कुछ और राज्य हो सकते हैं। तो जब केंद्र सरकार और राज्य मिलकर एक साइड इकट्ठे हैं और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य है, तो ऐसी स्थिति में जो विवाद उत्पन्न होगा उसे हम मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखते हैं और सर्वोच्च न्यायालय मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इस प्रकार के विवाद की सुनवाई करता है। इसके अलावा मौलिक क्षेत्राधिकार में जो अंतिम क्षेत्राधिकार है, अंतिम विवाद का तरीका है, वो क्या है? जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उस पर निर्णय सुनाता है, उस पर सुनवाई करता है। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि मौलिक क्षेत्राधिकार के रूप में कोई विवाद आ रहा है तो विवाद ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, यानी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार किसी लीगल राइट के इन्फ्रिंजमेंट पर बात कर रही है, राज्यों से उसकी लड़ाई हो रही है, या जो राज्य आपस में विवाद खड़ा कर चुके हैं उनके किसी लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, तभी सर्वोच्च न्यायालय मौलिक क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस पर सुनवाई करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई राजनीतिक विवाद हो, राजनीतिक प्रकृति का विवाद हो, उस विवाद पर, राजनीतिक विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत चले जाएंगे राज्य या केंद्र सरकार, तो यह संभव नहीं है। तो कहने का बिल्कुल तात्पर्य एकदम क्लियर है कि विवाद ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई कानूनी अधिकार का मसला है और वो मसले को लेकर विवाद चल रहा है। पॉलिटिकल इश्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ इंपॉर्टेंट बात मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या है कि यदि इस प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है केंद्र सरकार या राज्यों के बीच, या राज्यों के बीच में ही किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसी नागरिक के द्वारा केंद्र या राज्य सरकार जो है उनके विरुद्ध कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर आया जाता है तो उसे स्वीकार मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं किया जाता। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। ये इस प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि जो भी व्यक्ति इस प्रकार का कोई विवाद, कोई नागरिक इस प्रकार का विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लेकर जाता है अपनी तरफ से कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में विवाद है तो आप इस पर सुनवाई कीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय को ये पावर दी गई है कि नागरिकों को इससे बाहर रखा जाए, क्योंकि नागरिक इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही विवादों की सुनवाई करेगा जो केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जाएंगे। यदि नागरिक की तरफ से कोई भी विवाद लेकर कोर्ट में पहुंचता है तो उस केस पर सुनवाई नहीं होगी। अब यहाँ मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये भी हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है या राज्य सरकारों के बीच में ही किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा।
तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसे मौलिक क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। मैं आप लोगों को एक एक करके बता देता हूं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। हालांकि ये विवाद राज्यों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें मौलिक क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं? देखिए, ऐसा कोई भी विवाद हो सकता है जो किसी पूर्व संधि के द्वारा, या कोई पूर्व की संधि है, कोई समझौता है, या कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, या इसी प्रकार की किसी समान संस्था के द्वारा लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, तो वो मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। साथ ही साथ ऐसा कोई विवाद जो संधि समझौते से उत्पन्न हो गया है, अचानक से ऐसी कोई बात हो गई है जो किसी संधि या समझौते के द्वारा कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, तो वो भी मौलिक क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय जल जो विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। साथ ही साथ वित्त आयोग के संदर्भ के जो मामले हैं उन्हें भी मौलिक क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। और केंद्र तथा राज्यों के बीच में जो कुछ खर्चे हैं या पेंशन का समझौता किया गया है, उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद आता है तो वो भी मौलिक क्षेत्राधिकार से बाहर है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में वाणिज्यिक प्रकृति वाला कोई साधारण सा विवाद आ जाता है तो वो भी मौलिक क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसकी सुनवाई मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं हो सकती। इसके अलावा केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य किसी भी प्रकार की कोई नुकसान की भरपाई करवाने की कोशिश करता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो ऐसा मौलिक क्षेत्राधिकार में संभव नहीं है। तो ये वो सारी बातें थीं जो कि मौलिक क्षेत्राधिकार से बाहर रखी गई हैं। ये सारे वो विवाद थे जो मौलिक क्षेत्राधिकार से बाहर थे। इसके बाद देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो न्यायिक प्रकृति का है। न्यायिक प्रकृति में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के एक रक्षक की गारंटर के रूप में स्थापित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उसके अधिकारों की रक्षा करने वाला ऐसा संस्थान है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और ये गारंटी देता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसका विस्तार अपीलीय क्षेत्राधिकार तक पहुंच गया है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 3 अलग अलग बातें हैं, 3 अलग अलग तरह की अपीलें की जा सकती हैं। पहली अपील की जा सकती है किसी संवैधानिक मुद्दे पर, दूसरी अपील किसी दीवानी मुकदमे पर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, और तीसरे प्रकार की अपील किसी आपराधिक केस पर अपील की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। इन तीनों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संवैधानिक मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है वो क्या है। देखें, संवैधानिक जो मामले हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के जो फैसले हैं उनके खिलाफ अपील की जा सकती है। कहने का अर्थ बिल्कुल क्लियर है कि यदि उच्च न्यायालय ने ऐसा कोई फैसला दिया है जो कि संविधान के खिलाफ है, तो ऐसे मसले पर, संवैधानिक ऐसे मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ऐसा कोई फैसला दे देता है जिसमें व्यक्ति को, किसी इंसान को ऐसा लगता है कि शायद संवैधानिक रूप से वो सही नहीं था, संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है और किसी एरर के तहत उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो ऐसे एरर के खिलाफ अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये संविधान के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है जो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संवैधानिक मामलों को अपील की जा सकती है। इसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार में दीवानी मामले आते हैं कि दीवानी यानी सिविल केसेस। यदि सिविल केसेस के अंतर दीवानी मामलों के तहत सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी मामले को लाया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय यह कह दे कि मामला सामान्य महत्व के प्रश्न पर आधारित है और ऐसा प्रश्न जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाना जरूरी है। यदि इस तरह की कोई बात हाई कोर्ट कह देता है तो सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी मामले के तहत अपील की जा सकती है। साथ ही साथ यदि दीवानी मामले में किसी भी प्रकार का फैसला दिया गया है तो उसकी अपील पहुंच सकती है सुप्रीम कोर्ट।
ये दीवानी मामलों का अपीलीय क्षेत्राधिकार था। इसके बाद तीसरा और अंतिम अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक मामलों का है। आपराधिक मामले सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। यानी उच्च न्यायालय ने आपराधिक किसी मामले में अपना जजमेंट सुना दिया है, अपना फैसला सुना दिया है, तो उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। लेकिन ऐसा कब है? यदि उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दोष के आदेश को पलट दिया हो और उसे सजाए मौत दी हो, और किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया हो तो उसे सजाए मौत दी गई हो। ऐसा जब हो जाता है और उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि संबंधित मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने के योग्य है, तो ऐसे आपराधिक मामले के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। हालांकि देखिए, आपराधिक मामलों में जो अपील की जा सकती थी, अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, सन 1970 में संसद ने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों में अपील करने के क्षेत्राधिकार को थोड़ा सा विस्तारित किया, इसे थोड़ा सा बढ़ा दिया। और अब क्या पोजीशन है 1970 में, यदि हम माने तो 1970 में सर्वोच्च न्यायालय के आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार किया गया है। इसमें क्या प्रावधान किया है कि उच्च न्यायालय के किसी फैसले पर अपील हो सकती है यदि उच्च न्यायालय ने किसी अपील में आरोपी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया हो, या उसे उम्र कैद दी हो, या उसे 10 वर्ष तक की सज़ा सुनाई हो, 10 वर्ष की सज़ा सुनाई हो। तो ऐसे मामले में स्वयं किसी मामले को अधीनस्थ न्यायालय से लिया हो और आरोपी व्यक्ति को 10 साल तक की सज़ा सुनाई हो, तो ऐसी पोजीशन में हाई कोर्ट से ऐसी पोजीशन में कोई फैसला सुनाया गया हो, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में इस आपराधिक फैसले के खिलाफ, आपराधिक मामले में फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपील की जा सकती है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। आप लोग याद रखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार को 3 प्रकार से अलग अलग तरीके में बांट दिया गया है। सबसे पहले संवैधानिक, फिर दीवानी, फिर आपराधिक यानी फौजदारी मामले। इन तीनों ही प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील संभव है और अपील की जा सकती है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार विशेष अपील के द्वारा भी संभव है, यानी स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से भी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कुछ विवादों पर सुनवाई हो सकती है। देखें, सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अनुमति के द्वारा जब अपील करता है तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार होता है कि वो अपना मत विशेष अनुमति प्राप्त अपील को दे दे। यदि सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी विवाद पर अपना मत दे दिया है और विशेष अनुमति प्रदान करी है, तो ऐसी अपील को सर्वोच्च न्यायालय में सुना जा सकता है, और जो कि किसी भी फैसले से संबंधित हो, किसी मामले से जुड़ी हो, और ऐसा फैसला किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल से संबंधित हो, तो ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार विशेष अनुमति के द्वारा, स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा अपील पर शामिल किया जा सकता है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि यदि स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा कोई अपील सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत की जाती है, विशेष अनुमति के द्वारा कोई अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है, तो ये कोई अधिकार के तौर पर दावा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह एक विवेक अनुसार शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से, अपने विवेक के आधार पर यह फैसला कर सकता है कि इस विशेष अनुमति के जो मत है, इसके हिसाब से इस विवाद को, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया है, उस विवाद को सुनवाई उस विवाद पर की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती। तो बात एकदम क्लियर है कि यदि स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा कोई केस की अपील की जाती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को विवेक के अनुसार शक्ति प्राप्त है, इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये बात नहीं की जा सकती कि आपको इस पर सुनवाई करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा देखें, यदि स्पेशल लीव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का कोई फैसला सुनाता है तो वो फैसला एकदम अंतिम होता है, एकदम फाइनल होता है, और साथ ही साथ यह मामला
किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। जरूरी नहीं है संवैधानिक मुद्दे पर हो, जरूरी नहीं है दीवानी पर ही हो या आपराधिक ही केस हो, तभी स्पेशल लीव पिटीशन में हम अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मामला किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह के मामले से संबंधित हो बात, उसे स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा अपील सर्वोच्च न्यायालय में करने का अधिकार है। यदि सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति देता है, स्पेशल लीव पिटीशन को एक्सेप्ट करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई उस केस पर, उस विवाद पर संभव है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अंत में ये है कि इसे किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के खिलाफ किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले मामला उच्च न्यायालय के खिलाफ, उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया हो उसी के खिलाफ यहाँ अपील की जा सकती है, ऐसा नहीं है। यदि उच्च न्यायालय ने फैसला ना दिया हो, किसी अन्य न्यायालय ने फैसला दिया हो, किसी ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला दे दिया है, तब भी इसकी अपील स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत की जा सकती है। लेकिन कंडीशन एकदम क्लियर है, यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी विवाद को, स्पेशल लीव पिटीशन को अलाउ कर दे तो ही उस पर सुनवाई होगी। यदि स्पेशल लीव पिटीशन को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया है तो उस पर सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 143। इस अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को दो अलग अलग श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। अब वो दो अलग अलग बातें क्या हैं? दो अलग अलग बातों में सबसे पहली बात यह है कि सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर कोई कानूनी प्रश्न यदि राष्ट्रपति के दिमाग में उठता है और किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते आदि के मामले पर विवाद यदि उत्पन्न होता है, तो ऐसी पोजीशन में इन दोनों ही मामलों में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। लेकिन देखिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि सार्वजनिक महत्व का कोई मामला है और उस पर कोई कानूनी प्रश्न उठता है राष्ट्रपति के दिमाग में, तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अपना मत दे सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है राष्ट्रपति को। जरूरी नहीं है कि सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर कोई कानूनी क्वेश्चन उठता है तो राष्ट्रपति को सलाह सर्वोच्च न्यायालय देगा ही देगा, ऐसी बाउंडेशन सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है। लेकिन यदि कोई पूर्व संवैधानिक संधि हुई है, समझौता हुआ है, कोई प्रसंविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस मामले पर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है और ऐसे विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगता है, तो ऐसी पोजीशन में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी जानी होगी वो अनिवार्य है। यानी सर्वोच्च न्यायालय मना नहीं कर सकता है सेकंड पोजीशन में कि वो सलाह नहीं देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ही प्रकार के किसी भी क्षेत्राधिकार की बात हो, किसी भी सलाह की बात हो, दोनों ही प्रकार के प्रश्नों पर यदि सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की सलाह ले रहा है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानेगा या नहीं मानेगा, ये राष्ट्रपति के स्वयं विवेक पर छोड़ दिया गया है। संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति यदि सलाह मांगता है और इन दोनों ही प्रश्नों में से, इन दोनों ही प्रकार के विवादों में किसी भी प्रकार की कोई सलाह राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से लेता है, तो वो ये फ्री है, फ्री हैंड उसको दिया गया है कि वो ऐसी सलाह को माने या ना माने। ये उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय ने जो सलाह दी है वो राष्ट्रपति को मानना बाध्यकारी होगी, मैंडेटरी, वो उसे मानेगा ही मानेगा। ऐसा भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं कहा गया है। देखें, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो एक अभिलेख न्यायालय का है। अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत ऐसी जो कार्यवाही है, सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही और उसके फैसले अभिलेख के रूप में, साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। और अभिलेख मतलब आप बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं, स्क्रिप्ट के तौर पर रखे जाते हैं और उनका आगे रेफरेंस दिया जाता है और साक्ष्य के रूप में रख लिए जाते हैं। ऐसे इन अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत में कोई मामला चल रहा है तो उसके दौरान क्वेश्चन रेज नहीं किया जा सकता कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये गलत कहा था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अन्य अदालत में नहीं उठाया जाएगा। और साथ ही साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है
अपने फैसले दिए हैं अभिलेख न्यायालय के तौर पर, उसे कानून के संदर्भ की तरह स्वीकार किया जाएगा। कहने का तात्पर्य बिल्कुल क्लियर है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय या उससे निचले न्यायालय के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई मामला चल रहा है और कोई प्रश्न उसके ऊपर उठाना संभव नहीं है, यदि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए जितने भी फैसले हैं उन्हें कानून के एक संदर्भ की तरह, एक रेफरेंस की तरह स्वीकार किया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा देखें, सर्वोच्च न्यायालय के पास यदि ऐसा कोई केस आता है जिसमें न्यायालय की अवमानना की गई हो तो न्यायालय की अवमानना करने के अंतर्गत दंडित करने का भी अधिकार है। इसमें न्यायालय की यदि अवमानना होती है, सर्वोच्च न्यायालय के पास ये जो पावर है कि यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई केस उसके सामने आता है तो उसमें 6 वर्ष तक के लिए सामान्य जेल वो कर सकता है या 2,000 रुपये तक का दंड, आर्थिक दंड लगा सकता है, या इन दोनों को ही दंड के स्वरूप दे सकता है। 6 साल की सजा भी प्लस 2,000 रुपये तक का आर्थिक दंड, ये दोनों ही चीज़ें सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है यदि न्यायालय की अवमानना की गई है। और ये अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी प्रकार का कोई फैसला दे दिया है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो ये न्यायालय की अवमानना पर था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायालय की अवमानना में 1991 में एक एक्सपेंड किया अपनी पावर को और 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि ये जो दंड देने की शक्ति है, कौन सी, 6 साल या 2,000 रुपये या दोनों, इन दोनों ही दंडों की जो न्यायालय की अवमानना होने पर बात की गई है उसमें सन 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह दंड देने की शक्ति ना केवल सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है बल्कि ऐसी शक्ति हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, साथ ही साथ अधीनस्थ न्यायालय और जितने भी ट्रिब्यूनल हैं उनके पास भी न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने का पूरा पूरा अधिकार है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है मामला तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ऐसे मामले पर दंडित, यदि हाई कोर्ट के सामने आता है ऐसा मामला तो हाई कोर्ट कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालय के सामने आता है तो वो भी कर सकता है। ये और कोई ट्रिब्यूनल के सामने न्यायालय की अवमानना का कोई केस आता है या ऐसी कोई पोजीशन बनती है, ऐसा कोई विवाद बनता है जिसमें न्यायालय की अवमानना की गई तो ट्रिब्यूनल भी न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने के लिए अधिकार रखते हैं। ऐसी बात सर्वोच्च न्यायालय ने सन 1991 में कही। और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। कहने का अर्थ यह है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति में सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायिका और कार्यकारिका इनके कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। संवैधानिकता की जांच क्यों कर सकते हैं? क्योंकि विधायिका जो है सरकार का ऐसा अंग है जो कि कानूनों का निर्माण करने का कार्य करता है और कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का प्रयास करता है, लागू करता है। यदि विधायिका ने कोई ऐसा कानून निर्मित कर दिया है जो कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ना हो या कार्यपालिका ने ऐसा कोई आदेश जारी कर दिया है कानून को लागू करने के लिए जो कि खुद संविधान के अनुरूप ना हो, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हों, तो ऐसी पोजीशन में सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों की, उन कार्यकारी आदेशों की जांच कर सकता है कि कहीं वो आदेश, कहीं वो कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं करते या ऐसी कोई बात तो नहीं हो गई है जिससे ऐसे आदेशों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। तो ऐसी पोजीशन में यदि बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्य स्तर की दोनों ही विधायिकाओं के बनाए गए कानून और उनके कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। और देखें, ये जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दी गई, इसकी ज़रूरत क्यों थी? इसके लिए 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें संविधान में रखी गई और ये पावर इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए दी गई कि संविधान जो है वो एक सर्वोच्च सिद्धांत पर काम करता है, यानी भारत के अंदर संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। और इस सिद्धांत को मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई। साथ ही साथ
दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी वजह से न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई, वो थी संघीय समानता को बनाए रखने के लिए। जो संघीय स्तर पर यानी केंद्र और राज्यों के बीच में संतुलन की जो स्थिति है उसे बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी गई। और अंत में तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्यों दी गई है, वो तीसरी बात है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो ये तीन बातें, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए, संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है, प्रदान की गई है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कुछ ऐसी पावर्स भी हैं जिन्हें हम अन्य शक्तियों के नाम से जानते हैं, यानी जिनका वर्णन हमने पहले नहीं किया है। अब बाकी की बची हुई हम अन्य शक्तियों पर, अन्य क्षेत्राधिकार के ऊपर बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी अन्य शक्तियां हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल हैं। देखें, सबसे पहली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद यदि उठता है तो उसका निपटारा करने की शक्ति रखता है। कहने का तात्पर्य बिल्कुल क्लियर है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित, चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार के विवाद पर सुनवाई कर सकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं इसके सदस्यों के व्यवहार और उसके आचरण की जांच करता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा पाता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों का व्यवहार और आचरण ठीक नहीं है और उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाता है तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति से उसको हटाने की सिफारिश कर सकता है और उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई इस प्रकार की सलाह को राष्ट्रपति बाध्य रूप से मानेगा। राष्ट्रपति को उसकी सलाह बाध्यकारी है कि वो माने ही माने, ये मैंडेटरी रूप से मानना होता है। कहने का तात्पर्य बिल्कुल क्लियर है कि सर्वोच्च न्यायालय यदि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के को ये पाता है कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार का दोषी पाता है यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के ऊपर, तो राष्ट्रपति को उनसे हटाने की सिफारिश कर सकता है और ये सिफारिश राष्ट्रपति जरूर मानेगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति इस सिफारिश पर या इस सलाह पर कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा देखें, अन्य शक्तियों में ये शामिल है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के फैसलों की समीक्षा कर सकता है। यानी कहने का बिल्कुल तात्पर्य क्लियर है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपने फैसले दिए हैं पूर्व में, पहले जो फैसले दिए हैं उनको समीक्षा करने की शक्ति रखता है। इस तरह से वह अपने पूर्व में फैसलों पर अडिग रहने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी प्रकार का कोई फैसला दे दिया है तो भविष्य में सर्वोच्च न्यायालय यदि ऐसा पाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का वो फैसला वर्तमान समय में संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है, वर्तमान में जो अधिकार लोगों को मिल रहे हैं, वर्तमान में जो करंट सिनेरियो बन रहे हैं उनके हिसाब से वो फैसला सही नहीं है, उस फैसले में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो सर्वोच्च न्यायालय इस तरह से अपने पूर्व के फैसलों में चेंजेस करने की, उनको समीक्षा करने की शक्ति रखता है। और ऐसा क्यों कर सकता है? ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि यदि सार्वजनिक हित में ऐसा ना किया जाए, सार्वजनिक हित में, न्याय के हित में अगर काम करना है तो वो अपने फैसलों से हटकर भी कार्य कर सकता है। तो ये पावर सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में पहले कोई फैसला दे दिया है और अब ये पाता है कि सार्वजनिक हित में या न्याय को देने के लिए उस फैसले से हटकर कोई फैसला लेना है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कर सकता है। इसके अलावा देखें, यदि उच्च न्यायालय में कोई मामला लंबित पड़ा है तो उस मामले को अपने पास मंगा सकता है, साथ ही साथ उनका निपटारा कर सकता है और इसके अलावा किसी लंबित मामले या अपील को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय को अन्य शक्ति प्राप्त है कि सर्वोच्च न्यायालय यदि ऐसा पाता है कि हाई कोर्ट के अंदर कोई मामला पहले से बहुत पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो उसे अपने पास मंगा सकता है, उसका निपटारा कर सकता है। साथ ही साथ एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफ़र करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है।
इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या कर सकता है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ है कि संविधान की व्याख्या करने का जो राइट है भारतीय संविधान के हिसाब से, वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। यदि संविधान के किसी प्रावधान पर, संविधान के अंदर जितने प्रावधान हैं, संविधान के किसी अनुच्छेद में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क रेज होता है कि इस तरह की पावर किसके पास है, तो ऐसी स्थिति में संविधान की व्याख्या करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो यहाँ अन्य शक्तियों में ये बात क्लियर है कि यदि संविधान के अंतर्गत किसी भी प्रकार के किसी प्रावधान की कोई व्याख्या करनी है तो संविधान के उस प्रावधान की, पूरे संविधान की व्याख्या करने की शक्ति भारतीय संविधान के हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय देश के सभी न्यायालय और ट्रिब्यूनलों के क्रियाकलापों पर भी नियंत्रण रख सकता है। चूंकि मैंने आप लोगों को न्यायपालिका की संरचना के अंतर्गत ये बताया था कि भारतीय न्यायपालिका की जो संरचना है वो एक पिरामिड के आकार की है, जिसमें सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय, उनके ऊपर जिला न्यायालय, उनके ऊपर उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही देश के सभी न्यायालय आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में वो सभी काम करते हैं और जितने भी ट्रिब्यूनल हैं वो ट्रिब्यूनल भी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करते हैं। और इस प्रकार भारतीय संविधान ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को देश के सभी न्यायालय और ट्रिब्यूनलों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान की है। तो ये भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिया गया है वो पूरा क्षेत्राधिकार उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और आप अब ये बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, किस प्रकार के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय, अपने फैसले सुनाता है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट कर बताएं। साथ ही साथ मुझे ये बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।